एक नागरिक होने के नाते अंदाज़ा लगाइए, आपके फंडामेंटल राइट्स ख़त्म कर दिए जाएं, क्या होगा। राइट टू प्रॉपर्टी ख़त्म किया जा चुका है। राइट टू प्रॉपर्टी अब आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। जय हिंद, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद उमर। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब ये संविधान बना तो इसने सभी लोगों को उनके हक दिए, सरकार को उसकी ताकत दी, संसद को उसकी ताकत दी और अदालत को उसकी ताकत दी। भारत के संवैधानिक इतिहास में बहुत से बड़े केस हुए हैं जिन्होंने भारत के आने वाले वक्त के लिए एक संविधान में अमेंडमेंट किए। बहुत से केस हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यहाँ क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का गार्जियन भी कहा जाता है। वैसे कैसी विडंबना है कि आज ही के दिन केशवानंद भारती की मौत हो गई। जब हम संविधान के साथ होने वाले आजकल खेल रोज देख रहे हैं, रोज संविधान के साथ खेला जा रहा है, पब्लिक अपने हिसाब से खेल रही है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से खेल रही है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस हिंदुस्तान के संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा लैंडमार्क है, एक प्रकाश स्तंभ है। आज हम आपको बताएंगे कि केशवानंद भारती कौन थे और उनका क्या मामला था, केरल सरकार से किस तरह से उनका विवाद हो गया था। दरअसल केशवानंद भारती केरल के एक मठ के साधु थे। मठ पर सरकारी नियंत्रण को लेकर जो संवैधानिक प्रश्न उठा तो वो इतना बड़ा हो गया कि उसने भारत के सुप्रीम कोर्ट और भारत की संसद दोनों को हिलाकर रख दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट की अमेंडमेंट की शक्ति का सीमांकन किया गया। मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किस हद तक कर सकती है। अमेंडमेंट मतलब संशोधन। अभी पिछले दिनों जब सीएए का कानून लाया गया था, एक नया संशोधन किया गया था, तब भी इस बात को लेकर लोगों ने कहा था, जो उसके विरोधी थे, कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। खैर, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पार्लियामेंट की अमेंडमेंट करने की शक्ति जो है वो असीमित नहीं है, वो एक सीमित है। संसद कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकती जो संविधान के बुनियादी ढांचे, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर अंग्रेजी में कहते हैं, उसको बदल दे। 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच इस मामले में गठित हुई और सुप्रीम कोर्ट में 66 दिनों तक लगातार ये बहस चली, जिसमें नानी पालकीवाला ने अकेले 32 दिन लगातार बहस की। उस बहस का डिटेल फिर कभी आपको बताएंगे। खैर, 7-6 के बहुमत से ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर स्थापित हुआ। ये इंदिरा गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका हुआ। इंदिरा गांधी तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थी भारत सरकार की, और यहाँ पर कोर्ट ने उन्हें एक अच्छा और बड़ा झटका दे दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं कर सकती, आपके पास असीमित शक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि आपकी जो शक्ति है उसको कहीं ना कहीं बांध कर रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। खैर, इंदिरा गांधी को वो बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट वाली टीम के जस्टिस रे को चीफ जस्टिस बनाया। उन्होंने कुछ दिन बाद इसके रिव्यू के लिए फिर से एक बेंच का गठन किया। उस बेंच में वही 5 जज थे जिन्होंने केशवानंद भारती केस में डिसेंटिंग जजमेंट दिया था। अब आप आगे खेल देखते जाइए। अब आपको महसूस होगा कि भारत में सिस्टम किस तरह से चलता है और किस तरह से उसके साथ खेला जाता है। पालकीवाला उस समय किसी कन्वेंशन में जेनेवा में थे। उन्हें फिर से याद किया गया। उन्होंने कहा कि मैं 1 दिन के लिए आ सकता हूँ। वो आए भी और एक के बजाय 2 दिन तक लगातार बहस की। पहले दिन के बाद 2 जजों ने अपनी राय बदली, दूसरे दिन तक बाकी 3 जजों ने भी राय बदल ली। जस्टिस रे, अगर भोजपुरी में कहो तो उनका मुंह चोखा हो गया। खिसिया के उन्होंने कहा कि ये बेंच किसके कहने पे गठित हुई? अरे मिलॉर्ड, आपने ही तो किया था। प्रोबेबली स्टेट ऑफ गुजरात में हैव रिक्वेस्टेड, ऐसी एक बात कही गई। इत्तेफाक से वहाँ के एडवोकेट जनरल भी मौजूद थे गुजरात के। उन्होंने कहा नो मिलॉर्ड, वी नेवर रिक्वेस्टेड, हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया। फिर उन्होंने किसी और राज्य का नाम लिया कि शायद उन्होंने रिक्वेस्ट की हो। वहाँ से भी डिनायल आ गया कि हमने इस मामले में फिर से इसको उखाड़ने के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं की। अब जस्टिस रे के हाथ के तोते उड़ चुके थे। खिसिया के उन्होंने बेंच ही भंग कर दी। एक एनेक्डोट ये भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस में 66 दिन तक लगातार
गर्मा गर्म बहस हो रही थी और रोज अखबार की सुर्खियों में थी, तो साधु केशवानंद सुदूर केरल के अपने मठ में ऐसी संवैधानिक गुत्थी से अनजान इस बात से परेशान थे कि यह अखबार में रोज रोज उनका नाम क्यों आ रहा है। दरअसल केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस को केशवानंद भारती नहीं लड़ रहे थे, वो दूसरे वकील लड़ रहे थे। वो एक अलग मुद्दा क्रिएट हो गया था सरकार बनाम जनता का। ये कैसे दुर्दिन है कि आज किसी चैनल में उनकी मृत्यु की खबर तक नहीं है। लोग केशवानंद भारती को भूल गए, उस शख्स को भूल गए जिसकी वजह से सरकार पर अदालत का एक बड़ा कंट्रोल आया, जहां सरकार तानाशाह बनने से रह गई। वरना सोचिए आज के वक्त में क्या हाल होता अगर सरकार के पास असीमित शक्तियां होती। तो जब सीमित शक्तियां हैं तब लोगों को आरोप लगाकर 4-4 बार एनएसए लगा दिया जाता है, 2-2 साल तक, 1.5 साल तक उनको जेल में रखा जाता है बिना किसी कसूर के। तो अब आप सोचिए कि अगर सरकार की शक्तियां उस वक्त सीमित नहीं की गई होती तो आज के वक्त में क्या हाल होता। और ये सब संभव हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस की वजह से। पता नहीं आज किसी अखबार में उनका नाम छपेगा भी या नहीं, ये एक सोचने वाली बात है। खैर इस केस में एक और बड़ी बात हुई, 71 देशों का संविधान वगैरह तो डिस्कस हुआ ही। 71 देशों का संविधान इस केस में सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ, मगर बात नहीं बन रही थी। ऐसे में नानी पालकीवाला ने बामुश्किल 2 पेज के एक आर्टिकल, जिसे एक जर्मन प्रोफेसर ने 1965 में लिखा था, उसे कोट करके किया। उसमें लिखा हुआ था, खुदा ना खास्ता अगर कोई अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट चुनकर आ गई जिसके पास संविधान को अमेंड करने की अनलिमिटेड पावर हो, तो वो क्या क्या कर सकती है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि हमने ये झेला है। ऐसा एक जर्मन प्रोफेसर ने कहा था, उसका इशारा था हिटलर की तरफ। क्योंकि जब किसी डेमोक्रेसी में, किसी देश में एक ऐसी सरकार आ जाती है जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से बदल सके, तो फिर उस देश का हाल जर्मनी की तरह भी हो सकता है, जैसे जर्मनी हिटलर के दौर में था। इसलिए वो संविधान ही सरकार वो खत्म कर सकती है। वर्तमान जस्टिस नरीमन ने अपने एक लेक्चर में ये बताया कि इसके बाद कोर्ट की फिजा ही बदल गई। फिर पालकीवाला ने उदाहरण देने शुरू किए कि कल को संसद अगर मुगलों को ये सत्ता वापस सौंप दे तो इसके लिए राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला उदाहरण दिया कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में आज भी क्वीन है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वहां ऑस्ट्रेलिया में क्वीन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, हम भी हो सकते हैं। फिर कहा कि फंडामेंटल राइट्स का पूरा चैप्टर ही संसद सिंपल मेजोरिटी से उड़ा दे तो फिर क्या होगा, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ही खत्म कर दे तो फिर क्या होगा। कहते हैं उनके सिंपल उदाहरण इतने पावरफुल थे कि कोर्ट के पास इन तर्कों पर कोई जवाब नहीं था, और ये सब उन्होंने उस जर्मन विद्वान के 2 पेज के आर्टिकल पढ़ने से ही कोर्ट को इतने बड़े एग्जाम्पल दे दिए थे। अब आप एक नागरिक होने के नाते अंदाजा लगाइए, आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए जाएं, क्या होगा। राइट टू प्रॉपर्टी खत्म किया जा चुका है, राइट टू प्रॉपर्टी अब आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। इसका मतलब ये बनता है कि आपके पास प्रॉपर्टी होना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। इसी तरह से आपके जीविका के और भी साधन खत्म किए जा सकते हैं। इसलिए केशवानंद भारती और बनाम केरल राज्य, ये मुकदमा भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ। कहीं ना कहीं सरकार को बांध दिया गया कि उसके पास चाहे जितने एमपीज हों, वो लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। एक बार वक्त मिले तो इस केस को और भी विस्तार से समझने की कोशिश कीजिएगा, एक नागरिक के नाते ही सही। आज का वो दौर है जब आपको कम से कम इतनी जानकारी तो रखनी ही पड़ेगी जो आपके अधिकार आपसे छीन न लिए जाएं। देखते रहिए पब्लिक व्यू।